दोस्तों आज के समय में हम सब बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे हैं। हम सबको बहुत तरीके की टेंशन है, जिसमें से कुछ मेन है हमारा करियर, हमारे बच्चों का करियर, उसके बाद जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा प्रॉफिट बिजनेस में, इन शॉर्ट ठीक ठाक पैसे की हम अपना लिविंग अच्छे से चला सके। पर लेकिन आप सबको पता है कि इन सारी चीजों के लिए सबसे मेन चीज जो है वो क्या है, यानी इन सभी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है? वो है एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज अगर मैं बात करूं तो पूरे इतने बड़े इंडिया में, इंडिया को हम लोग बोलते हैं कि सुपर पावर बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि इंडिया की कोई भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में आती हो, स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज है। क्या मैं नहीं कहता कि टॉप 10, टॉप 20 या फिर टॉप 50 भी, लेकिन टॉप 100 में भी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती इतने बड़े भारत में, जिसको हम कहते हैं कि भारत बहुत आगे जाने वाला है। तो आप सोचिए हम कैसे आगे जाएंगे। उसका एक सॉल्यूशन है जिसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पर जो आज का टॉपिक है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी, भारत की सबसे बड़ी, इवन विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि आज इस वीडियो से जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आपके, मेरे और सबके लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं ये लाइक्स, कमेंट या अपने चैनल के लिए ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज रियल में ये वीडियो मैं ऐसे दिल से बना रहा हूँ कि सभी को ये मैसेज जाना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की आज की नीड है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे कम से कम 10 लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं हूं पराग, आप देख रहे हैं फैक्टाउल। चलो शुरू करते हैं। नालंदा विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज से 1500 साल पहले भारत में स्थापित हुई। गुप्ता एम्पायर के रूलर कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में नालंदा को स्थापित किया था और 12वीं सदी में इसको जला दिया गया था। पहले हम नालंदा यूनिवर्सिटी के विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि कब, क्यों और किस लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की कोई भी फीस नहीं थी, ना तो कोई एजुकेशन की फीस थी और ना ही वहां पर एकोमोडेशन, फूड, इसकी कोई फीस थी। ये सब कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में टोटल 10,000 स्टूडेंट्स के लिए सीट्स थी और 2,000 टीचर्स थे। ओह माय गॉड, आप सोच के देखिए, आज 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के ऊपर केवल 100 टीचर भी हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है, और उस समय 10,000 स्टूडेंट के ऊपर 2,000 टीचर्स थे। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। आपको यकीन नहीं आएगा कि कितने सब्जेक्ट्स वहां पर पढ़ाए जाते थे। वहां पढ़ाया जाता था एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, ग्रामर, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, मेडिकल, आयुर्वेदा, साइंस, साइकोलॉजी, वेलफेयर, लॉ, इकोनॉमिक्स। ओह माय गॉड, अभी और भी है, रुकिए, वेद, और मतलब वेद की प्रॉपर नॉलेज वहां पे दी जाती थी। और प्लस बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से वहां पर सिखाया जाता था। लिंग्विस्टिक एक सब्जेक्ट है, वो भी वहां पर पढ़ाया जाता था। ओह माय गॉड दोस्तों, आप एक बार सोच के देखिए, अगर आज ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हो और जहां पर कोई फीस ना ली जाए, क्या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी आज आप कल्पना भी कर सकते हैं कि पूरे विश्व में कहीं भी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि आपका इतिहास, यानी हम भारतीयों का इतिहास कितना ज्यादा गौरवशाली है। लेकिन रुकिए, अभी कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी और बहुत कुछ बाकी है जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना है। इस यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता था, जिसमें दुनिया भर से, जी हाँ, दुनिया भर से, जैसे कि जापान, पर्शिया, ईरान, इंडोनेशिया, तिब्बत, चाइना, मंगोल एक्सेट्रा, इतनी जगह से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे और एंट्रेंस एग्जाम देते थे। और उसमें से लाखों स्टूडेंट आते थे और उसमें से बहुत स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते थे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना इजी नहीं था। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया तो सिर्फ ये था कि एडमिशन के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए। आज जब आप और मैं, हम सभी लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं, उस समय इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पूरी दुनिया संस्कृत का अध्ययन करती थी, उसके बाद उसको एडमिशन मिलता था। इतनी बड़ी थी ये यूनिवर्सिटी। और आपको पता है कि अब यही ज्ञान जो हम पहले दुनिया को देते थे, वही ज्ञान अब हमें दुनिया से क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि उस समय अरब से आए लोग हमारे से नॉलेज लेके जाते थे, सीख के जाते थे, और उन्होंने फिर यूरोपियंस को ये सब सिखाया और फिर अमेरिकन को ये नॉलेज हुआ, जितना भी नॉलेज हमारे पास था। और क्योंकि हमने अपनी नॉलेज खो दी थी, इसीलिए आज हमें उनसे सीखना पड़ रहा है। कैंपस के साथ साथ हॉस्टल और लाइब्रेरी की सुविधा भी अवेलेबल थी, और लाइब्रेरी भी ऐसी कोई छोटी मोटी नहीं, मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी। उस समय में 9 माले की एक बिल्डिंग थी जिसमें लाइब्रेरी थी, और सिर्फ ऐसी एक ही बिल्डिंग नहीं थी, ऐसी 4 बिल्डिंग थी, जिनका नाम था धर्मगुंज, रत्नासागरा, रत्नोदधि,
और रत्न रंजक, जिसमें से रत्नोदधि वो बिल्डिंग थी जो कि 9 माले की थी, और उस बिल्डिंग की खंडरों की दीवारें आज भी खड़ी हैं, क्योंकि उसको नॉर्मल ऐसे सीमेंट से नहीं बनाया जाता था। उसमें इस्तेमाल किया जाता था चूना, गन्ना, बेल का शरबत, मूंग की दाल और भी पता नहीं ऐसी बहुत सी चीजें। यानी हम उस समय 21वीं सेंचुरी से ज्यादा डेवलप थे, तभी तो हम इतनी बेहतरीन चीजें बना रहे थे। सोच के देखिए। और आज यूरोपियन और अमेरिकन हमारे ही भारत से वो सारी नॉलेज लेके हमें ही दे रहे हैं। समटाइम्स हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा अंधविश्वासी है, हम चीजों को बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हम इंडियंस की, भारतीय की, पर एक्चुअली उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है। हमें अपनी संस्कृति पे बहुत ज्यादा बिलीव है कि इस चीज के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा, तभी हम उसको मानते हैं। जैसे हम लोग भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश पर हम सभी का बहुत पूर्ण विश्वास है, लेकिन आज की जनरेशन उस विश्वास को खोती जा रही है। उसका रीजन ये है कि उनको उनके पीछे का रहस्य नहीं पता। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का और शक्ति का जो मेन मतलब है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी आज से 1500 साल पहले ही हमें ये पता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बस हमारी लैंग्वेज अलग थी, जिसको हम बोलते थे ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी फील्ड है। तो इसलिए मैं कहूंगा अपनी संस्कृति को इतनी जल्दी रिजेक्ट ना कीजिए, उसके पीछे देखिए लॉजिक क्या है, फिर उस पर आप रिजेक्ट और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी पर 3 बार अटैक हुआ था और उसको 3 बार जलाया गया था, जिसमें हमने 2 बार तो उसको रिस्टोर कर लिया था। फर्स्ट टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी को हुनों ने जलाया था 5वीं शताब्दी में, और सेकंड टाइम 7वीं शताब्दी में घोड़ों ने उसको जलाया था, और उस समय के राजा हर्षवर्धन ने उसको रिस्टोर किया था। एंड फाइनली थर्ड टाइम बख्तियार खिलजी, जो कि एक मुस्लिम था, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत बुरे तरीके से जला दिया। और आपको पता है उस समय वो यूनिवर्सिटी पूरे 3 महीने तक जलती रही थी। वो पूरी लाइब्रेरी 3 महीने तक जली थी, क्योंकि उस लाइब्रेरी में टोटल 90 लाख बुक्स पड़ी थी। आप सोच के देखिए, उस समय कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, सारा ज्ञान, सारा नॉलेज बुक्स में हाथों से लिखा जाता था, और उन 90 लाख बुक्स को उस अकेले आदमी ने जला दिया था। आप सोच के देखिए उन बुक्स में कितना ज्यादा ज्ञान होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि वो पहला ऐसा स्टेप था जिसके कारण भारत का पतन शुरू हो गया। जिस तरीके से अंग्रेज जब यहाँ से गए थे, उन्होंने हमारी लाइब्रेरीज को जला दिया था, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन जब नालंदा यूनिवर्सिटी जली थी तो उसमें 90 लाख बुक्स को बहुत बुरे तरीके से जला दिया गया था, हमारा पूरा इतिहास खत्म कर दिया था। अगर आज हमारे पास वो बुक्स होती तो हम अलग अलग तरीके से मेडिकल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में और हर एक फील्ड में कितना ज्यादा तरक्की कर गए होते। ना ही भारत में इतनी गरीबी होती, भुखमरी होती, और ना ही आज भारत का एक एक व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान, टेंशन में, डिप्रेशन में होता। हमारी इकोनॉमी आज के समय में पूरी दुनिया की इकोनॉमी के बराबर होती, तब हम सही मायने में विश्व गुरु और सुपर पावर होते। हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी को 2006 में फिर से यूनिवर्सिटी का खिताब मिल चुका है, और 2010 में उसका कैंपस भी ओपन हो चुका है। वहीं बिहार में ही वही वाला कैंपस नहीं, उस कैंपस से थोड़ा सा दूर एक नया कैंपस बनाया गया है, पर हम वो नॉलेज तो दोबारा से नहीं ला सकते ना। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि एक सॉल्यूशन है जिससे हम भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा वो सॉल्यूशन क्या है और उस पर विश्वास कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भी रहते हैं और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ओके, और सडनली कोई आया और उसने आपको बताया कि आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आप एक बहुत बड़े राजा के बेटे हैं, और किसी घटना के कारण आज आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं, और अब आपको अपना पूरा एम्पायर वापस लेना है। तो वो वापस लेने से पहले ही आपके अंदर ये गौरव आ जाएगा कि मैं एक राजा हूं और ये पूरा एम्पायर मेरा है। तब जो आपके सोचने का नजरिया होगा, वही नजरिया आपको आज लेकर आना है। दोस्तों, भाइयों, साथियों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो कि हम लोग इस पूरी दुनिया पर राज करते थे। हमारा देश, हमारा धर्म सबसे ज्यादा पुराना है, क्योंकि उन लोगों ने हमें लूटा है, उन लोगों ने हमें इस आज ऐसा बना दिया है, अपना एजुकेशन सिस्टम हमारे पे थोप के, अपना कल्चर हमारे पे थोप के। तभी हम सेटिस्फाई नहीं है किसी भी चीज से, हम लोग खुश नहीं है बिल्कुल भी। और हम अंधविश्वासी क्यों हैं आप जानते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ज्ञान था वो पूरा जला दिया, लेकिन जो हमारे को हमारे पूर्वजों से ज्ञान थोड़ा बहुत मिला है, क्योंकि हम उस ज्ञान को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वो बातें झूठी नहीं है, पर कहीं से भी हमें वो बातें जाननी होंगी, हमें स्टडी करना होगा। जितना भी इतिहास हमारा अवेलेबल है वो सबको हमें पढ़ना होगा, देखना होगा, और अपने भारत पे फिर से गौरव करना होगा।
उसके बाद हमें अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना होगा। तब इस देश की नींव पड़ेगी दोबारा से और फिर हम विश्वगुरु बन सकते हैं। दोस्तों, इस मैसेज को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करना है। एटलीस्ट हर व्यक्ति ने 10 लोगों को इस मैसेज को जरूर शेयर करना है। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इस एक वीडियो से सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल के इस एफर्ट को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो इसको शेयर करना ही करना है। इसी तरीके की यूनिक वीडियोस और फैक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं, तो लगातार ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए अगली वीडियो का।